तो कहानी शुरू होती है और हमें योशी से मिलाया जाता है जिसे ट्रैवलिंग और एडवेंचर का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। और योशी का सपना है कि वो अमेज़न के जंगलों में जाना चाहता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो वहीं के करीबी इलाके में रुकता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग कैंपिंग के लिए आते हैं। वहीं पे उसकी मुलाकात होती है मार्क्स से। मार्क्स को भी ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था। यही शौक और बातचीत के चलते दोनों ही काफ़ी जल्दी दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मार्क्स अपने फोटोग्राफर दोस्त केविन से भी योशी की मुलाकात करवाता है। केविन भी फोटोग्राफर था, इसलिए उसका जंगलों में आना जाना तो होता ही रहता था। हम देखते हैं कि तीनों का ही ग्रुप बन चुका और तीनों ही वो टाउन में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब एक दिन योशी टाउन में अकेला घूम रहा होता है, पीछे से उसके पास कार्ल नाम का एक अनजान व्यक्ति आता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें अमेज़न के जंगलों में जाना है, मैं वहाँ जाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हैरानी की बात तो ये थी कि पहले से ही उसको योशी का नाम कैसे पता था। और वो योशी को एक सीक्रेट बात बताने लगता है कि वहाँ पे जंगलों में इंडियन कबीले के लोग रहते हैं जिनको पहले किसी ने भी नहीं देखा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकता हूँ। और योशी तो भाई बहुत ज़्यादा एडवेंचर से प्यार करता था, उसको तो वहाँ पे जाना ही था। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे कि ये अनजान व्यक्ति मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है और उसको हाँ कर देता है। और इससे भी बड़ी बात, वो अपने दोनों ही दोस्तों को भी हाँ करवा लेता है वहाँ पे जाने के लिए। फिर दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि ये तीनों ही दोस्त काल से मिलने चले जाते हैं और इस बार तो काल जंगल का मैप भी अपने साथ लेके आया था। वो ये तीनों को समझाता है कि हमें बहुत दिनों तक हाइकिंग करके वहां तक पहुंचना होगा जहां पे वो कबीले के लोग रहते हैं। और वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमें जंगल तक पहुंचना होगा। जंगल तक पहुंचने के लिए हम लोग एक प्लेन में जाएंगे। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपना सामान पैक करते हैं और सुबह में वहां तक पहुंच भी जाते हैं प्लेन की मदद से। अब जंगल में चलना शुरू कर देते हैं और हम लोग देखते हैं कि पूरे दिन के सफर के बाद रात को ये लोग कहीं पे कैंप लगाते हैं और वहीं पे सो भी जाते हैं। जब आधी रात हो जाती है, सभी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज मार्क्स की होती है। हमें पता चलता है कि मार्क्स के सर पे किसी कीड़े ने काट लिया। ये तो अच्छा था कि वो जहरीला कीड़ा नहीं था, इसीलिए सब लोग वापस से सो जाते हैं और सुबह होने के बाद वापस से सफर तय करने लगते हैं। हम देखते हैं कि दूसरे दिन की भी शाम होने आई और अब तो बारिश होने लगी थी, लेकिन ये लोग बारिश में भी नहीं रुकते क्योंकि रुक जाते तो शायद कोई बीमार पड़ जाता। और ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं और कुछ आगे जाने के बाद इनको कुछ लोग भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये लोग जंगली कबीले के लोग नहीं थे, ये तो एकदम ही नॉर्मल लोग थे जो कि वहाँ पे नॉर्मली रह रहे थे। और ये लोग भी उनके पास चले जाते हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि वो छोटे से गांव के लोग इनके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बर्ताव करते हैं, इनको खाना पीना देते हैं, आराम करने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं। और हमको ये भी पता चलता है कि काल तो यहाँ पे आता रहता है और वो लोग काल को पहले से ही जानते हैं, यानी कि उनका पहले से ही कोई नाता हो। और हम लोग देखते हैं कि शाम को वो लोग वापस से आगे बढ़ने लग जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि रास्ते में काल ने एक बंदर का शिकार किया। हालांकि उस जंगल में किसी का भी शिकार करना इलीगल था, लेकिन काल तो बड़े मज़े से उसका शिकार कर लेता है। अब ये तीनों दोस्त तो चाहते नहीं थे किसी को मारना, लेकिन काल के साथ थे तो क्या कर सकते हैं। और वापस से ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं अपने सफ़र में थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि मार्क्स के पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे थे। जब काल उसके जूते उतार के देखता है तो उसके पैर काफ़ी गंभीर तरीके से घायल हो चुके थे। काल उनको कहने लगता है कि इन पैरों को ठीक होने में तो कम से कम 4 दिन लग जाएंगे, हमें शायद यहीं पे कैंप बना लेना चाहिए और 4 दिन रुक जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि योशी और केविन इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। उनको तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी कि वो लोग कब उन कबीले वालों से मिले और उनसे मिल के एंजॉय कर सके। केविन कहने लगता है कि मुझे अपने जर्नल में आर्टिकल भी लिखना है पूरे एडवेंचर के लिए, इसलिए मैं 4 दिन तो यहाँ पे नहीं गुजार सकता, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पे जाना है और घर पे भी पहुँचना है। और तभी योशी भी कहने लगता है कि हाँ केविन बिल्कुल सही कह रहा है। वो कहने लगता है कि यहाँ पे नदी भी तो है, हम एक छोटी सी बोट बना लेते हैं और नदी के रास्ते क्यों नहीं जाते। लेकिन हम देखते हैं कि काल ना बोल रहा होता है। काल बोलता है कि मैं तो यहाँ पे आता रहता हूँ, नदी का बहाव बहुत ही ज़्यादा है, अगर हम छोटी सी नाव में गए तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन योशी और केविन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए उन चारों को इसी चीज़ में राज़ी होना पड़ता है कि हम छोटी सी बोट बनाएंगे और आगे का सफ़र हम नदी से ही तय करेंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग एक बोट बनाने लग जाते हैं लकड़ियों की। बोट तैयार होने के बाद वो लोग नदी में अपनी बोट से उतर भी जाते हैं आगे का रास्ता तय करने के लिए। शुरुआत में तो बोट एकदम ही सही से चल रही थी, लेकिन जैसे ही लहरें तेज हुई बोट ने अपना बैलेंस खो दिया और वो चारों ही गिरने वाले थे। लेकिन तभी काल कहता है कि हमें किनारे पे बोट को लगा देना चाहिए। दूसरी तरफ केविन अभी भी राजी नहीं था, वो कहने लगता है कि हमें अभी भी नदी से आगे बढ़ना चाहिए। इसी चीज़ के चलते केविन और काल झगड़ भी पड़ते हैं, लेकिन तभी योशी बीच में आता है और उनको बहुत ही मुश्किल से छुड़वा देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि चारों ये डिसाइड करते हैं कि बोट को
को किनारे पे लगा देते हैं, फिर जो भी होगा सोचेंगे। किनारे पे काल कहने लगता है कि हमें एक रात तो यहीं पे गुजारनी चाहिए, मार्क्स के पैर भी थोड़े से ठीक हो जाएंगे और फिर सुबह हम लोग वापस से चलना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि केविन और योसी अभी भी चलने के लिए राजी नहीं थे। वो कहने लगते हैं कि हमारे पैर आगे बढ़ने के लिए हमें तो मंजूरी नहीं दे रहे भाई, हम तो अभी भी बोट से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग मार्क्स से भी पूछते हैं, लेकिन मार्क्स कहने लगता है कि अब मेरे पैर पहले से तो ठीक लग रहे हैं और मैं तो भाई काल के साथ ही जाऊंगा, उसको थोड़ा बहुत सर्वाइवल का भी आइडिया है और वो पहले से जंगल में घूम भी चुका है। इसीलिए वो लोग दो टीम में बट जाते हैं, जहाँ पे एक साइड होते हैं योसी और केविन जो कि अब पैदल नहीं जाएंगे और बोट से जाएंगे। दूसरी तरफ होते हैं काल और मार्क्स जो कि अब पैदल ही आगे बढ़ेंगे। और उन दोनों को अपना काल कहने भी लगता है कि 3 दिनों के बाद हम ठीक जंगल के इस पॉइंट पे मिलेंगे, उसको वो मैप में समझा देता है और वो कहने लगता है कि ठीक है चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपने अपने रास्ते और 3 दिनों के बाद देखते हैं कौन किसको मिलता है। योसी और केविन पानी में काफ़ी शांति से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद पानी का बहाव वापस से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के वजह से वापस से उनकी बोट बैलेंस खो देती है। लेकिन कुछ ही आगे एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर था, ये तो शुक्र मनाओ कि वो लोग उसी की मदद से वहाँ पे अटके रह गए, वरना पानी का बहाव तो इतना था कि वो लोग उसी में बह सकते थे। अब केविन योसी को कहने लगता है कि देखो हम यहाँ पे अटक के तो रह नहीं सकते, मैं तैर के किनारे पे जाता और वहाँ से एक रस्सी को फेंकूंगा तुम्हारे तक और तुम भी वहाँ पे पहुँचाना। योसी तो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन साहस करके केविन कूद ही जाता है और किनारे तक पहुँच ही जाता है। अब केविन कोई रस्सी ढूंढता और योसी तक फेंकता, उससे पहले ही पानी ने अपना बहाव दूसरे तरफ बहना लग दिया और इसी के चक्कर में योसी भी उसमें नीचे गिर जाता है और वो भी पानी में बह जाता है। अब केविन सोचने लगता है तो ये तो सोचा ही नहीं था भाई, मैं तो उतर के रस्सी फेंकने वाला था, उससे पहले तो योसी पानी में गिर गया और शायद ये अब आखिरी बार था जबकि केविन योसी को ऐसे देख रहा था। और कुछ ही सेकंड्स में तो योसी वहां से गायब हो जाता है पानी के बीच में और अब सारी ही उम्मीद छोड़ के केविन भी आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद हम लोग वापस से योसी को देखते हैं जो कि पानी में बह बह के किनारे तक पहुंच ही गया था और उसके पीछे उसका बैग भी आ रहा था। वो बैग को उठाता और एक किनारे पे शांति से बैठ जाता है, जहाँ पे बैग से पहले तो वो बाइबल निकालता और उसको पढ़ने लगता है। फिर उसके पास कुछ सर्वाइवल की गोलियां भी थी जिससे उसको ताकत मिलती थी, इसीलिए वो भी खा लेता और इसके बाद वापस से सफ़र शुरू कर देता है। लेकिन जंगल में काफ़ी देर तक भटकने के बाद उसको जब कोई भी सहारा नहीं दिखता ना, वो काल का मैप निकाल लेता है जो कि उसने दिया था। उसमें वापस से वो सारी ही डायरेक्शंस देखता है और वापस से अपना सफ़र शुरू कर देता है अपनी दोस्त की तरफ। जंगल में आगे बढ़ते ही योसी को एक फल का पेड़ भी दिखता है, उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, इस पे वो चढ़ के उतारने लगता है, लेकिन उस पर एक सांप बैठा था और वो योसी को काट लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि योसी बच जाता है, सांप ने उसको काटा नहीं था। और इसके बाद योसी तय करता है कि वो सांप को नीचे उतार के उसको मार डालेगा। जैसे ही सांप नीचे गिरता है योसी उसको मार भी देता है और भूख ज़्यादा लगने की वजह से रात को उसे खा भी जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि योसी वहीं पे कैंप बना के रात को सोने लग जाता है। लेकिन जब रात होती है हम देखते हैं कि योसी को मार्क्स की आवाज़ आने लगती है और जैसे ही सामने देखता है ना, वहाँ पे सच में मार्क्स खड़ा होता है। ये देख के योसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल हमको पता चलता है कि ये सिर्फ योसी की हेलोसिनेशंस थी। इतने दिनों की बाद अकेला रहने की वजह से उसको मार्क्स दिखाई दे रहा था। और अब हम लोग देखते हैं सुबह को योसी जैसे ही उठता है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा सर में चुभने वाला दर्द हो रहा था। वो अपने सर में जैसे ही देखता है तो एक छोटा सा फोड़ा बन चुका था, जहाँ पे हमें एक क्रीपी सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सर में कीड़ा घुस चुका है। योसी अपने सर को काट के ट्वीजर्स की मदद से वो कीड़े को निकालता है और अब वो अपने सफर में आगे बढ़ने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि आगे बढ़ते बढ़ते योसी कुछ पत्तों की झोपड़ियों तक पहुंच चुका है, जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि शायद पहले यहाँ पे कोई कबीले के लोग रहते थे, लेकिन बाहर आने की वजह से या ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ से भाग गए। और ये बिल्कुल ही सही समय था और बिल्कुल ही सही जगह थी जहाँ पे वो कैंप बना सकता था। और एक रात वो वहीं पे काट लेता है, जहाँ पे वो अपने पैरों को देखता है, उसके पैरों से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द भी कर रहे थे। वो वाली रात वो वहीं पे आराम कर लेता है। फिर वो दूसरी सुबह वापस से जुनून से उठता और वापस से अपना सफ़र चालू कर देता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पे उसको किसी के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। वापस से उसके अंदर उम्मीद जाग जाती है कि शायद ये उसके दोस्त के हैं, लेकिन हमें पता
पता चलता है कि वापस से योशी को हेलोसिनेशंस हो रही हैं। वहाँ पे किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे। और इसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है और हमें केविन को दिखाया जाता है जो कि किनारे पे पड़ा था और उसको पहले के गाँव वाले लोग ही बचाकर वापस से गाँव में लेके आते हैं, जहाँ पे उसको थोड़ा सा खाना वाना देने के बाद हम लोग देखते हैं कि केविन वहाँ पे रेस्क्यू ऑफिसर्स के पास जाता है और उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है कि मेरा दोस्त जंगल में खो चुका है, आप लोग से हो सके तो एक रेस्क्यू निकालो। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि योशी को अब जंगल में 14 दिन हो चुके हैं और उसने भी सारी उम्मीदें हार दी हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि तभी उसको हवा में हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो अपने कपड़े से उसको सिग्नल्स देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर को इतने घने जंगल में कोई छोटा सा व्यक्ति कैसे ही दिखाई देता। अब वो ऑफिसर्स वापस आ चुके थे और वो लोग केविन को कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारा दोस्त कहीं पे भी नहीं दिखा। केविन उनको कहने लगता है कि सर और एक बार कोशिश क्यों नहीं करते, मेरा दोस्त मुझे पक्का यकीन है कि जिंदा होगा। लेकिन वो ऑफिसर केविन को कहने लगते हैं कि तुम्हारे दोस्त को गुम हुए 14 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे कोई 5 दिन भी जंगल से वापस लौट कर नहीं आता, तो सब लोग ये मान लेते हैं कि वो जंगल में ही खो गया या फिर जंगल में ही मर चुका होगा। लेकिन केविन ये बात मानने के लिए राजी नहीं था, इसीलिए वहाँ पे गाँव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको जंगल के चप्पे चप्पे का मालूम था। इसीलिए केविन उससे मदद मांगता और उसी की एक बोट में वो लोग वापस से नदी के रास्ते योशी को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग योशी को देखते हैं जो कि मेंटली और फिजिकली एकदम ही वीक हो चुका है। तभी उसको हेलोसिनेशंस आने लगते हैं कि उसके सामने कोई जंगली लड़की बैठी हुई है। वो उसको कह रहा होता है कि आओ तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत ही अकेला महसूस हो रहा है, तुम बस मेरे साथ रहो, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन योशी जैसे ही आँख खोलता है उसको पता चलता है कि वापस से उसके साथ हेलोसिनेशंस हो रही थी। अब सुबह होने के बाद हम लोग देखते हैं कि योशी वापस से नदी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची होती कि वो नदी तक पहुंच पाता। इसीलिए उसके आसपास कुछ जंगली चींटियां दिखाई देती है। योशी ये तय करता है कि वो चींटियों से कटवाएगा ताकि उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ जाए और वो चींटियों को उतारने के लिए पानी तक पहुंच जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, चींटियां उसको काटती हैं और इसी जुनून के साथ वो वापस से पानी तक पहुंच जाता है। किनारे पे पहुंचने के बाद वो एक वाई अक्षर का साइन भी बना देता है ताकि कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन या उसके दोस्त आसपास हो तो वहां तक पहुंच जाए। हम लोग देखते हैं कि उसके पास से कछुआ भी जा रहा होता है। योशी बहुत सोचता है कि इसको मार के खा जाऊं, लेकिन उसको तरस आ जाता है कि कछुए को नहीं मारता और छोड़ देता हूं। और हम लोग देखते हैं कि योशी वहीं पे उम्मीद हार के सो जाता है कि अब मुझे कोई भी बचाने नहीं आने वाला। लेकिन हम लोग सुबह में देखते हैं कि वहां पे केविन अपनी बोट के साथ पहुंच भी जाता है और उसको वाई का सिग्नल दिख भी जाता है। उसको पता तो चल जाता है कि योशी यहीं पे कहीं पे आसपास होगा या फिर यहाँ पे साइन बना के निकल गया। वो काफ़ी देर तक वहाँ पे योशी को ढूंढते हैं लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता और वापस से वो लोग बोट का इंजन स्टार्ट करके वहाँ से निकल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बोट का इंजन शुरू होता है ना, वहाँ पे दूर से योशी को आवाज़ सुनाई दे जाती है और वो उठ जाता है और वापस से चिल्लाने लगता है। लेकिन योशी में चिल्लाने तक की हिम्मत नहीं थी और वो अपने दोस्त को पीछे से देख रहा था। तब तो शायद योशी को भी यकीन हो चुका था कि ये मेरी आखिरी उम्मीद थी जो कि वापस जा रही है। लेकिन तभी केविन पीछे मुड़ के जंगल को आखिरी बार देख रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था उसको अपना दोस्त योशी दिखाई दे जाएगा। तभी वो बोट को वापस मोड़ते हैं और योशी के पास आते हैं और केविन योशी को गले लगा लेता है। ये काफ़ी इमोशनल सीन था और वो उसको कहने लगता है कि मेरे भाई तू यहाँ पे जिंदा रह कैसे गया। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग योशी को वापस से वही छोटे से गाँव में लेके आते हैं। गाँव के लोग योशी को देख के चौंक चुके थे क्योंकि जो जंगल में 5 दिन तक जिंदा नहीं रह सकते थे, वो लोगों ने योशी को 2 हफ्ते तक जिंदा लौटते हुए देखा था। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड भी हो जाती है। फिर दोस्तों मूवी के एंड में हमें कार्ल और मार्क्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे कार्ल एक क्रिमिनल था और वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए ये तीनों दोस्तों को जंगल में लेके आया था। ये तो योशी और केविन की किस्मत अच्छी थी कि वो दोनों ने ही अपना रास्ता बदला लिया, लेकिन आज तक कार्ल और मार्क्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि वो लोग जंगल से कहाँ पे गायब हो गए। और हमें ये भी पता चलता है कि ये मूवी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड थी, जहाँ पे योशी नाम का व्यक्ति काफ़ी पहले सच में जंगल में ऐसे गुम भी हो चुका था और ये मूवी योशी को ही ट्रिब्यूट थी। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।